हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th का रसायन विज्ञान, जिसमें हमने सबसे पहला चैप्टर शुरू किया था रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मोललता क्या होती है, मूल अंश क्या होता है या मूल प्रभाज क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या ग्राम प्रति लीटर में शक्ति। तो ये तीनों का हम डेफिनेशन देखेंगे, इन तीनों का सूत्र देखेंगे, इनका मात्रक देखेंगे और बहुत ही आसानी से आपको एक एक पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसमें हम देखने वाले सबसे पहला कि मोललता क्या होता है। ठीक है, मोलरिटी या मोलरता। ठीक है, तो मोलरता क्या होता है। तो हम जानते हैं कोई भी भौतिक राशि है या कोई भी हो भौतिक राशि हो, तो उसका हम दो तरीके से क्या करते हैं, उसका डेफिनेशन करते हैं, या तो उसे फिगर से या तो उसके सूत्र से। तो हम इसका जो डेफिनेशन हम इसके सूत्र से करेंगे। क्या होता है, मोललता इक्वल टू होता है, याद रखेंगे ये फॉर्मूला होता है मोललता का। मोललता इक्वल टू होता है विलेय के मोल बटे विलायक का भार। ठीक है, विलायक का भार केजी में, ये याद रखेंगे। ये इसका सूत्र होता है मोललता इक्वल टू होता है विलेय के मोल बटे विलायक का भार केजी में। तो यही इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम समझते हैं ये जो विलायक का भार है, समझिएगा, ये जो विलायक का भार है, ठीक है, ये जो विलायक का भार है, यदि हम इसको 1 केजी ले लेते हैं, ठीक है, यदि विलायक के भार को हम 1 केजी ले लेते हैं, तो यदि ये 1 हो गया 1 केजी, तो अब जाके जो विलायक का मोल होगा, विलेय का मोल होगा, यही तो मोललता के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो हम यही से डेफिनेशन क्या कहेंगे, यहाँ से यदि ये 1 हो जाता है इसका मान, तब यहाँ पे जो मोललता हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो मोललता होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, विलेय के मोलों के बराबर हो जाएगा कि नहीं, विलेय के मोल के बराबर हो जाएगा। तो यहीं से हम डेफिनेशन करेंगे, यहीं से हम डेफिनेशन क्या कहेंगे दोस्तों, हम यही कहेंगे कि 1 केजी विलायक में उपस्थित 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक है, समझिएगा, ये मोलों की संख्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमने क्या कहा, हमने यही ना कहा कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो आपको डेफिनेशन यहाँ से याद रखना है। ठीक है, कभी भी डेफिनेशन को रटिए नहीं, आपको यहाँ से याद रखना है कि कोई 1 केजी का यदि विलायक है, तो उस 1 केजी विलायक में जो विलेय के मोलों की संख्या होगी, वही संख्या ही क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो यहीं से हम कह रहे हैं, एक बार और ध्यान से सुनिए, समझिए, और जो बोला जा रहा है तो उसे लिखिए सुनकर। तो यही कहा जा रहा है कि 1 केजी विलायक में उपस्थित 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही मोललता कहलाती है। ठीक है, ये मोललता कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन में लिख दे रहा हूँ, लिखेंगे यही आप कि, या ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी विलायक के 1 केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही मोललता कहलाती है। ठीक है, तो ये आपने क्या डेफिनेशन हमने लिख दिया कि किसी विलायक के 1 केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही मोललता कहलाती है। तो यही ना हमने बात कहा। या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही मोललता कहलाती है, ऐसे भी कह सकते हैं। या आपने विलायक पहले कह दिया कि किसी विलायक के 1 केजी में उपस्थित
विलय के मोलों की जो संख्या होगी उसे मोललता कहते हैं। तो आप किसी तरीके से कह सकते हैं, यदि आप समझे रहेंगे ना तो आप डेफिनेशन को स्वयं बना सकते हैं और बता सकते हैं कि डेफिनेशन कैसे बोला जा सकता है। डेफिनेशन को बहुत तरीके से बोला जा सकता है, क्योंकि समझाने का एक ही तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं और डेफिनेशन का मतलब ही होता है समझाना। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये जो होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको कलर से लिख दूं, इस कलर से, विलय के मोलों की संख्या, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहला, ये याद रखेंगे, इसका सबसे पहला फॉर्मूला होता है। और यदि इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हम आगे थोड़ा सा ले चलें तो याद रखेंगे मोल बराबर होता है, विलय के मोल बराबर होता है, याद रखेंगे विलय का मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार होता है। तो ये याद रखेंगे, ये मोल है तो मोल की जगह पर भार बटे अणु भार हम लिख सकते हैं। तो भार क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमें दूसरा सूत्र क्या मिला कि जो मोललता होता है, मोललता इक्वल टू हमें सूत्र मिला कि विलय का भार बटे क्या हो जाएगा, विलय का अणु भार गुणे क्या हो जाएगा, विलायक का भार हो जाएगा, किसमें, केजी में। तो ये दूसरा हमें फॉर्मूला मिला, कहाँ से, ये एक फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, मोललता का। तो यहीं से हमने एक और फार्मूला हमने निकाल दिया, किसका, ये भी याद रखेंगे, ये तीसरा फार्मूला है। दूसरा, मोललता इक्वल टू विलय का भार बटे अणु भार गुणे क्या हो जाएगा, विलायक का भार। तो ये तीन इसके क्या हो गए, दो इसके फॉर्मूले होंगे, दोनों को इसको थोड़ा सा तोड़कर ऐसे हमने किया है, ठीक है। अब आता है कि ये तो दो इसके सूत्र हो गए। अब आता है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो मात्रक पर अगर हम बात करें, इसका मात्रक पर, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका मात्रक होता है मोल प्रति केजी होता है। मोल प्रति केजी होता है, मतलब मोल प्रति किलोग्राम होता है इसका मात्रक, ठीक है। क्योंकि मोलों का तो मोल ही होता है मात्रक, और इसका जो भार क्या है, केजी है, तो केजी में ले रहे हैं तो केजी ले लिए, तो मोल प्रति क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा इसका मात्रक। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको मोललता अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं या मोल अंश किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों उसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं आगे अपने टॉपिक पे। तो अब हम देखेंगे मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक हो जाएगा मोल प्रभाज, या इसे ही हम क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं, ठीक है। तो मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं, इसे हम समझते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका भी डिफरेंशिएशन हम इसके फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका मोल प्रभाज को, याद रखेंगे, सॉरी एक बात मैं बताना भूल गया कि जो मोललता होती है उसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए, उसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और जो मोल प्रभाज होता है या मोल अंश होता है, इसे याद रखेंगे, इसे हम x से भी प्रदर्शित करते हैं, और एक होता है चाई, ठीक है, एस इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार से बनता है। तो उसे याद रखेंगे, इसको मोल प्रभाज को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आप x से भी प्रदर्शित कर सकते हैं या चाई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो अब आते हैं हम इसका फॉर्मूला याद रखेंगे दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है कि मोल प्रभाज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, मतलब किसी के, देखिए यहाँ पे लिखा गया है मोल प्रभाज इक्वल टू मोलों की संख्या और बटे कुल मोलों की संख्या। तो यहीं से हम डेफिनेशन इसका करेंगे। डेफिनेशन क्या करेंगे, ये जो मोलों की संख्या कह रही है, ये क्या होगा, किसी भी विलय जो विलयन होता है, किसी भी विलयन का जो घटक होगा उसी घटक के मोलों की संख्या होगा। मतलब कोई भी विलयन है, समझिएगा, मान लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से बताऊं, तो ये मान लेते हैं कोई भी गिलास है, तो मान लेते हैं ये बिलियन है,
ये विलयन है, ठीक है। तो विलयन कब बनता है? जब दो चीज, उनमें दो घटक उपस्थित होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक, ठीक है। तो यदि विलेय और विलायक जब दोनों उपस्थित होंगे, दो घटक आपस में मिलेंगे विलेय और विलायक, तब जाकर विलयन का निर्माण होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो हम याद रखेंगे यहाँ पे जो मूलों की संख्या कहा जा रहा है, तो वो विलयन के ही दो घटकों के मूलों की संख्या की यहाँ पे बात हो रही है। तो क्या कहेंगे हम? डेफिनेशन क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि किसी विलयन में, समझिएगा, किसी विलयन के घटक का मोल प्रभाज, ठीक है, समझिएगा, किसी विलयन के घटक का, अब दोनों घटक में से कोई भी घटक आप ले सकते हैं, ठीक है। तो किसी विलयन के घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मूलों की संख्या तथा कुल मूलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? मूल प्रभाज कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? ये दोनों क्या है? ये दोनों घटक ही है ना, ये दोनों घटक हैं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो हम यही न कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि किसी विलयन के घटक का मूल प्रभाज, किसी विलयन के घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। तो आपको यहाँ से याद करना है। मुझे भी डेफिनेशन याद नहीं है, परंतु फॉर्मूला याद है, तो फॉर्मूले से हम इसका क्या कर सकते हैं? डेफिनेशन कर सकते हैं। और कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं चाहिए, डेफिनेशन को समझना चाहिए और समझकर उसे अपने शब्दों में लिखना चाहिए। तो क्या कहा जा रहा है एक बार और सुनिए, समझिए और लिखिए, उसके बाद मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे यही कि किसी विलयन के घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे, कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, परंतु कुल मोलों की संख्या क्या है? ये तो हमने कह दिया कि उस घटक के मोलों की संख्या। तो हम समझ गए कि इन दोनों में से कोई एक घटक होगा जिसके मोलों की संख्या की बात हो रही है। परंतु यहाँ पे कुल मोलों की संख्या का मतलब ये हुआ, कुल मोलों की संख्या कि विलेय के मोल भी जितने होंगे, विलेय का मोल जितना होगा और विलायक का जितना मोल होगा, इन दोनों को जब योग करेंगे तो वही योग ही कुल मोलों की संख्या हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं। डेफिनेशन ये लिखेंगे कि किसी विलयन के घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। तो मैंने 2-3-4 बार आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको सुनकर ही याद हो जाए। यदि आप सुनकर याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूं। लिखेंगे क्या? लिखेंगे यही कि किसी विलयन के घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है या अनुपात के बराबर होती है, ठीक है। तो यही हमने कह दिया। क्या कह दिया? किसी विलयन के घटक का मोल प्रभाज, किसी विलयन के घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है, या उस अनुपात को ही हम मोल प्रभाज कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। क्योंकि हमने यहीं पे कह दिया कि किसी विलयन के घटक का मोल प्रभाज, तो हमने मोल प्रभाज का पहले ही बात कर दिया, इसलिए अंत में हमने नहीं कहा, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी विलयन के घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब यदि घटक पे बात किया जाए तो घटक दो हैं। तो यदि हम आपसे कह दें कि विलेय के मूल प्रभाज आप ज्ञात कीजिए, कोई भी विलेय का मूल प्रभाज, मतलब घटक हम ले रहे हैं विलेय, तो विलेय का मूल प्रभाज का सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यदि विलेय का मूल प्रभाज अगर आपको ज्ञात करना हो, ठीक है, विलेय के मूल प्रभाज आपको ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले लेंगे विलेय के मोलों की संख्या लेंगे, विलेय के मोलों की संख्या बटे
कुल मोलों की संख्या। ठीक है, मतलब विलेय का अगर आपको ज्ञात करना है तो विलेय के कुल मोल लेंगे और बट विलेय के मोलों की संख्या ले लेंगे और कुल मोलों की संख्या ले लेंगे तो आपको विलेय का निकल जाएगा। यदि आपसे कह दिया जाए कि विलायक का घटक का निकालना है मूल प्रभाज तो आप क्या कहेंगे, आप यही लिखेंगे कि विलायक के मूल प्रभाज, विलायक के मूल प्रभाज इक्वल टू हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये आप दोनों फॉर्मूला याद रखेंगे, सबसे पहला और दूसरा, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, तो ये दो आप याद रखेंगे कि यदि विलेय का कह दिया जाए तो हमने विलेय का मूल लेना है ऊपर, यदि विलायक का कह दिया जाए तो विलायक का ऊपर हम लेना है। ठीक है, और अगला पॉइंट आता है इसका मात्रक। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऊपर में मोलों की संख्या की बात हो रही है और नीचे भी मोलों की संख्या की बात हो रही है। तो यदि ऊपर भी मोल होता है, मोल ऊपर हो जाएगा, नीचे भी मोल हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो भैया जब कैंसिल हो गए तो इसका मात्रक कुछ हुआ नहीं ना हुआ, तो इसीलिए इसका मात्रक नहीं होता है। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। तो मोल प्रभाज का या मूल अंश का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आप समझ लिए होंगे। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, और सबसे अंतिम टॉपिक जो होता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या ग्राम प्रति लीटर में शक्ति। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो अब हम देखने वाले हैं दोस्तों ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति। तो उसे हम देख लेते हैं। तीसरा हमारा टॉपिक हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, या इसे हम शक्ति कहते हैं। ग्राम प्रति लीटर में शक्ति या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, तो ये क्या होता है? तो इसका भी हम डेफिनेशन इसके फॉर्मूले से करेंगे। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है? फॉर्मूला यही होता है, याद रखेंगे, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति को हम S से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिखते रहे S इक्वल टू होता है, S इक्वल टू होता है विलेय का भार। याद रखेंगे विलेय का भार होता है ग्राम में, और अगला होता है विलयन का आयतन। तो विलयन का जो आयतन होता है वो लीटर में होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। मतलब ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता जो होगा वो विलेय का भार ग्राम में, और विलयन का जो आयतन होगा वो लीटर में के अनुपात जो होगा, तो उसे ही हम क्या कहते हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ से हम डेफिनेशन करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों? ध्यान देंगे, यदि ग्राम प्रति लीटर मतलब क्या है, विलयन की आयतन है, विलयन का जो आयतन है, जो क्या है, विलयन का आयतन है। ठीक है, यदि विलयन के आयतन को हम क्या कर लेते हैं, 1 लीटर ले लेते हैं। ठीक है, विलयन का जो आयतन है उसे हम 1 लीटर ले लेते हैं, तब जो विलेय का जो भार होगा, जो विलेय का भार ग्राम में होगा, वही तो कहलाएगा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो S होगा वो विलेय के ग्राम में मात्रा के बराबर होगा, या विलेय के मतलब भार जो कहा जा रहा है विलेय का भार के बराबर होगा। ठीक है, तो विलेय का भार किस में है, ग्राम में है ना, तो इसीलिए लिखा कि विलेय के ग्राम में मात्रा के बराबर होगा। मात्रा मतलब क्या है, मात्रा ही ना उसका भार होगा। ठीक है, तो यही हमने लिखा है विलेय के ग्राम में मात्रा के बराबर होगा। तो यहीं से हम डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन यही कहेंगे कि हम कहेंगे किसी विलयन के 1 लीटर में 1 लीटर, समझिएगा, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, समझिएगा क्या कहा जा रहा है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा को क्या कहते हैं, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है ना? सुनिए, सबसे पहले आपको ये बोलना है, ठीक है, दूसरे नंबर में ये बोलना है, तीसरे नंबर में ये बोलना है, चौथे नंबर में आपको ये बोलना है, और 5वें में ये बोलना है। समझ में आ रहा है ना? देखिए, याद करने को समझिए, याद कैसे करते हैं। तो हमने क्या कहा पहले ये कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा को विलयन की क्या कहते हैं, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं।
समझ में आया ना, तो यही कहा जा रहा है। तो डेफिनेशन एक बार मैं सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, आप लिखिए। लिखेंगे क्या, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विले के ग्राम में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। तो आशा करते हैं आपने यहाँ से समझ लिया होगा ट्रिक के माध्यम से। तो अब मैं इसका डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ। तो लिखेंगे यही किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विले की ग्राम में मात्रा को विले का ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो यही डेफिनेशन को हमने इतना बड़ा यहाँ से बोला है। यहाँ से तो बहुत इजी लग रहा होगा, देखिए इतना बड़ा हो गया। क्या कहा जा रहा है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विले के ग्राम में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। और वही बात यहाँ पे लिखा गया है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा और डेफिनेशन आपको याद भी हो गया होगा। और ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब आते हैं इसके मात्रक पर। तो इसका मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका मात्रक जो होता है वो हम यहीं से निकाल सकते हैं। देखिए ग्राम और लीटर, तो यहीं से हम क्या लिख देंगे, इसका मात्रक होता है ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, ग्राम प्रति लीटर इसका मात्रक होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आपको अच्छे से तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप क्लास 11 का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, यदि आप सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का और जीव विज्ञान का, तीनों का क्लास 11 का लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि स्कूल या कोचिंग में आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे। आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।